प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये टॉपिक हम जो शुरू किए थे, इसका यह तीसरा नहीं चौथा वीडियो है, तीसरा या चौथा वीडियो होगा। ये एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सारे विज्ञान के टॉपिक इसमें क्लियर होने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सब आज का हम लोग का टॉपिक है कि दर्पण का उपयोग जो है कैसे किया जाता है और कौन से दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ देखेंगे नहीं कि किया जाता है, आखिर किया जाता है तो क्यों किया जाता है, आखिर रीजन क्या है उसके उपयोग करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि भैया अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। सबसे पहला है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए क्यों करते हैं, सवाल ये आता है। देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखें, अगर हम, ये ध्रुव है और ये क्या है, फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे अगर यहाँ पे मान लिए यहाँ पे चिंटू जी को बैठा के अगर हम इसका बाल दाढ़ी काटें, है ना, तो क्या होगा, इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए क्या होगा, दाढ़ियों के बीच का जो गैपिंग वूपिंग है साफ साफ उसमें दिखाई देगा और स्पष्ट रूप से जब दिखाई देगा कि दाढ़ी के बीच में कुछ दाढ़ी बच गया है तो उसको हजाम आराम से उसको सेव कर लेगा ताकि दाढ़ी कोई बचेगा ही नहीं, एकदम क्लीन लगेगा, है ना, ऐसा में। इसीलिए हजामती के दर्पण के रूप में, मतलब जो भी हजाम होते हैं, जो अच्छा सैलून खोले हुए हैं, वो लोग अपने मतलब जो उनका क्या बोलते हैं सैलून होता है ना, उसमें अवतल दर्पण लगवाते हैं। ऐसे आप बाजार पे मत ट्राई कीजिएगा, बाजार पे या आसपास के जो लोग होते हैं उतना नहीं जानते हैं, वो लोग समतल दर्पण ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। मगर ज़्यादा अच्छा क्या होता है, अवतल दर्पण। मगर याद रहे, अवतल दर्पण में एक दिक्कत क्या है कि अगर पीछे रखिएगा, फोकस से पीछे, तो जान लीजिएगा फोकस पर रखिएगा, फोकस पर रखिएगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर, तो उसका दिखाई नहीं देगा, पहली ना। दूसरी बात कि बीच में रखिएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, माथा ऊपर है तो माथा नीचे हो जाएगा, तो फिर दाढ़ी नहीं बना पाएगा। तो इसमें क्या होता है, फोकस और ध्रुव के बीच ही वस्तु को रखा जाता है। आदमी को बैठाना पड़ेगा कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो हम बड़ा दर्पण लगाएंगे ताकि फोकस उसका दूर तक रहेगा, ताकि चेयर आराम से लगा के बैठेगा तो उसका दाढ़ी उड़ी सब कुछ दिखाई देगा बढ़िया से, ठीक है ना। याद रहेगा, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण होता है, आईना होता है, वो दर्पण कौन सा रखना चाहिए, अवतल दर्पण होता है। इसका मतलब हम बता दिए ना कि हर सैलून में नहीं लगा रहता है, कोनो विशेष सैलून जो होता है ना उसमें लगा रहता है, ठीक है ना। चलिए मर याद कर लिए, ये ज्यादा उपयोग होता है इसका। इसमें अगला है वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च तथा सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में। ये क्या होता है, वाहन का हेडलाइट। वाहन का हेडलाइट समझिए, कोई भी वाहन होता है, कोई भी कार होता है या बाइक होता है, तो उसमें जो हेडलाइट होता है, आगे देखते हैं कार में या स्कॉर्पियो में हेडलाइट होता है, तो उसके हेडलाइट में जो परावर्तक सतह होगा इस प्रकार से बना होता है। ये परावर्तक सतह इस प्रकार से बना होता है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से बना होता है। इसी के बीच में क्या होता है, बल्ब होता है। इसके बीच में क्या होता है, ये बल्ब होता है। और ये बल्ब जब जलता है तो इसके ऊपर आगे शीशा लगा रहता है, ऐसे ही शीशा लगा रहता है, और यहाँ से बल्ब जब जलता है तो ये टकरा यहाँ पे जाता है किरण, है ना, ये किरण यहाँ पे गया, क्या, और गया, जाने का टकराने के बाद सब इधर करी जाएगा। इससे क्या होगा, दूर दूर तक दिखाई देगा, है ना, समझ में। तो परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो अंदर देखते हुए अगर टॉर्च उसमें कटोरी की तरह रहता है, इसे कटोरी तरह रहता है ना, कटोरी चांदी कलर का चमकता रहता है ना, कौन कलर का रहता है, चांदी कलर का रहता है, सिल्वर कलर का रहता है, चमकता हुआ रहता है ना। तो क्यों लगाया जाता है पता है आपको, वो ताकि प्रकाश पड़े और पर रिफ्लेक्ट होकर आगे सीधे भागे। तब ना देखते हैं गाड़ी उड़ी चलती है तो उसका देखते हैं लाइट बहुत दूर तक जाता है। सर्च लाइट समझते हैं, सर्च लाइट। सर्च लाइट होता है क्या कि समुद्र में जो होता है ना, समुद्र कहाँ पर है उसको पता करने के लिए, दूर तक लाइट को छड़ा मारने के लिए ना, उसमें अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है, ठीक है ना, सर्च लाइट। और भी देखे हुए मेला उला में जग में होता है, या शादी विवाह में लोग भी लाइट लगवाता है, दूर दूर तक रोशनी जाने वाला, है ना, उसमें होता है क्या, सर्च लाइट कहते हैं उसको। कहीं शादी हो रहा है तो देखिएगा ऊपर आसमान में से लाइट नच रहा है, ऊपर ऊपर, है ना, लंबा लंबा छाड़ा देखते हुएगा, देखे कि नहीं देखे आप लोग, जग उग में लगता है, उसको बोलते हैं बुलौआ लाइट, बुलौआ,
बुलौआ लाइट पढ़िएगा 12 में, वो है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति का सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें पढ़िएगा बुलौआ लाइट होता है, उसको कहते हैं बुलौआ लाइट। क्या कहते हैं? बुलौआ, बुलाने के लिए लाइट होता है सबको, है ना। तो ये लाइट होता है, इसको कहते हैं सर्च लाइट, खोजने के लिए। और टॉर्च में सबसे अच्छा तो आप एग्जाम्पल लेते हैं टॉर्च में। टॉर्च में देखें यहाँ बॉल लगा रहता है, उसमें कटोरी रखा रहता है ना, तो ये कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है? अवतल रहता है ना, उसी के बीच में बॉल लगा रहता है। याद कर लीजिए, ये वाला शीशा नहीं, बोलते हैं ये वाला शीशा नहीं, ये वाला परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह, सिर्फ परावर्तक सतह ही होता है। समझ में आ गया? याद रहेगा ना, परावर्तक सतह। देखिए याद कर लीजिएगा, टॉर्च का चाहे हेडलाइट का चाहे सर्च लाइट का क्या होता है? परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह ये होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला टॉपिक क्या है इसमें। नाक कान आंख के जो डॉक्टर होते हैं, गला का डॉक्टर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? माथा पर टॉर्च लगा कर रखते हैं। माथा देखें, बहुत आदमी को देखें माथा जो है उसमें क्या करता है, वो माथा में क्या लगा कर रखता है? टॉर्च लगा कर रखता है। क्या लगा कर रखता है? टॉर्च, है ना। ये चिंटू जी है, डॉक्टर है ये, है ना, और ये डॉक्टर है, और इसे क्या करते हैं? माथा पर लाइट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं ये लोग? माथा पर लाइट, ऐसे मतलब लाइट बन के ऐसे बेल्ट लगा के लगा लेंगे। और जब वो मुंह में देखेंगे इसका दांत, मान लिए कोई पेशेंट है जिसका दांत है, ऐसे ऐसे दांत है, इसको चेक करना है उसको, तो इसमें देखेंगे तो इसको बढ़िया से दिखाई देगा, है ना, इसको बढ़िया से दिखाई देगा। ये दांत है इसका, तो इसमें आराम से देखेंगे तो टॉर्च दिखाने में दिखाई देगा, ताकि दांत में कौन सा प्रॉब्लम है वो पता कर पाएंगे वो। ठीक है ना, ऐसा है में। तो ये उसमें इसका भी सर्च लाइट, जो इसका भी लाइट होता है, उसमें कौन दर्पण आता है? अवतल दर्पण आता है। याद रहेगा, आँख कान नाक गला का डॉक्टर जो होता है उसके टॉर्च रहता है, टॉर्च में क्या रहता है? अवतल दर्पण रहता है। चलिए अगला पॉइंट है, सौर भट्टियों में कूलर लगता है। सोलर कुकर कहिए चाहे सौर भट्टी कहिए, उसमें भी लगता है क्या? आपका अवतल दर्पण। ये क्या होता है, कैसे लगता है, देखिए गौर से इसको। देखिए होता क्या है कि जैसे खाना बनाने वाला ये है सिस्टम, इसमें सोलर, पहले देखिए समझ लीजिए, अवतल दर्पण ऐसा लगा रहेगा ऐसे, और यहाँ पे सिस्टम लगा रहेगा ये खाना बनाने का, इसमें खाना बनाने का डब्बा रहता है। अब सूर्य की प्रकाश ऐसे आया और टकरा के कहाँ पड़ा? यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टकरा के पड़ा, तो खाना जो है ना, जितना भी सूर्य का प्रकाश आएगा जाएगा कहाँ पे? खाना पे आएगा, कहाँ पे? यहाँ पे जाएगा कहाँ पे? खाना पे। अनंत से दूरी से आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है ना। हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष से समांतर आने वाली किरणें जो अनंत से आ रही है, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजरेगी, आएगी और फोकस से गुजरेगी, ये भी जाएगी और फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ पे क्या गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सब प्रकाश जब समेट के एक जगह हम डाल देंगे तो गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वहाँ गर्मी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर टिफिन में रख देंगे, मान लिए चावल दाल हल्दी नमक रख दिए, तो वो खिचड़ी पकेगा कि नहीं पकेगा? कुकर में सीटी बजाएगा कि नहीं बजेगा गर्मी से, है ना। तो इस तरह से कहते हैं सोलर भट्टी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सोलर भट्टी। अब सोचिए इसमें सोलर भट्टी में क्या होता है? सोलर भट्टी पहले था मगर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सोलर भट्टी में आप खिचड़ी बना सकते हैं, रोटी थोड़ी ना बन सकता है उसमें। क्या? चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, आलू छील सकते हैं, है ना। जो बंद करके रखते हैं, हाँ ये छोड़ दीजिए, उस वाला बन सकता है। भुजिया थोड़ी ना भूज सकते हो इसमें आप, समझ रहे हैं ना बात नहीं। तो ये सब अब नहीं उतना चलता है सोलर भट्टी में। मैं याद रखिएगा कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो सबसे पहला क्या होता है? दाढ़ी बनाने में, वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट के हेडलाइट परावर्तक सतह के रूप में, आँख कान नाक गला के डॉक्टर होता है उसमें रोगी को जांच करने के लिए इसका उपयोग होता है, और सोलर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो कहा उत्तल दर्पण का प्रयोग पहला होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। जो भी आप वाहन देखते हैं, जो भी गाड़ी देखते हैं, उस गाड़ी के साइड में ऐसे कान जैसा लगा रहता है आईना, दो आईना लगा रहता है। देखते हैं स्कॉर्पियो में ऐसे, आप तो नया सिस्टम निकला, मोड़ दीजिए उसको, और जब चला रहे थे फिर फैला दीजिए, है ना। ऐसे रहता है साइड में निकला हुआ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? साइड मिरर। क्या कहते हैं? साइड मिरर। और उसको हिंदी में कहते हैं पश्च दृश्य, हाँ पश्च दृश्य दर्पण, है ना, पीछे देखने वाला दर्पण, है ना। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्या कारण है आखिर? देखिए होता क्या है, उत्तल दर्पण को जरा गौर से समझिए। उत्तल दर्पण हम लगाते हैं तो क्या होता है? ये है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। तो अब इसमें क्या होता है, जो प्रकाश, जो मान लिए यहाँ से भी आएगा, यहाँ का कोई प्रकाश जा रहा है, ये भी ये पे पड़ गया, ये प्रकाश, ये सब चीज़ों को देख सकता है ना। देखिए
इस सब चीज़ों को देख सकता है। एक दृष्टि क्षेत्र क्या है, बड़ा हो गया, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, है ना। यहाँ तक की वस्तु को, यहाँ पे भी कोई वस्तु रखेंगे तो फटाक दिखाई देगा, है ना। बात समझ आई। इसमें कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु को देख लेगा तुरंत, है ना। इसका रडार, इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम कहीं भी वस्तु, यहाँ पे भी आदमी खड़ा रहेगा तो दिखाई इसमें दे देगा। परंतु अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में ऐसे कर दीजिएगा तो इसे कर, अवतल दर्पण तो ऐसे ना होता है, तो ये सिर्फ इतने दूर के वस्तु को देख सकता है, ये सब वस्तु को देख सकता है, नहीं इधर क्या वस्तु रहेगा तो दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। परंतु ये तो यहाँ छोटा, ये अगर फैला हुआ ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक देखिए कहाँ तक देखो, यहाँ तक के वस्तु को देख सकता है कि नहीं देख सकता है। इसको और फैलाइएगा तो क्या होगा, देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों में अंतर समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा बढ़िया से। आपको दोनों में अंतर समझाया था, देखिए बारीकी से समझिए तो समझ में आएगा कि आखिर साइड मिरर के रूप में इसी का उपयोग क्यों होता है, उत्तल दर्पण का अवतल का क्यों लगाता है। देखिए साइड में, देखिए ये है आपका उत्तल, है ना, तो इसको उत्तल को गौर से समझिए आप। ये कौन दर्पण है, अभी दर्पण तो है ही नहीं, अब दर्पण हो गया। ये कौन दर्पण हो गया, अब बताइए यहाँ का प्रकाश यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता, पड़ गया, ये सब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस पर इस सारा चीज पड़ेगा। यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र देखिए कितना बड़ा है, इसको कहते हैं दृष्टि क्षेत्र। क्या कहते हैं, दृष्टि क्षेत्र। ये सब इसका दृष्टि क्षेत्र है। क्या है इसका, दृष्टि क्षेत्र। तो बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र है, इसको कहते हैं विस्तृत। क्या कहते हैं, विस्तृत। बड़ा को बड़ा है, बड़ा माने यहाँ पे बड़ा को हम लोग कहेंगे क्या, विस्तृत। क्या कहेंगे, विस्तृत, विस्तृत। अरे भैया विस्तृत ऐसे नहीं, विस्तृत हो गया, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र है ना इसका। जबकि इसका देखिए क्या है, इसका अवतल है, अवतल दर्पण देखिए, इसमें इधर से रंगल है। तो वस्तु अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कहा जाएगा, नहीं दिखाई देगा उसको, उधर पड़ा ना, सामने पड़ेगा तब ना, तो इधर पड़ेगा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ये सब दिखाई नहीं देगा, ये सब दिखाई नहीं देगा। इधर से पड़ेगा दिखाई नहीं देगा, इसे दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा ऐसा। हाँ, एक सामने सामने जो पड़ेगा वो दिखाई देगा, इसे दिखाई देगा। अब आप बताइए किसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, इसका भी दृष्टि क्षेत्र है, इसका लघु हो गया। लघु माने क्या होता है, छोटा, लघु दृष्टि क्षेत्र। समझ में आ रहा है, दृष्टि क्षेत्र। तो दिक्कत किसका है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, बड़ा दृष्टि क्षेत्र किसका है, उत्तल का कि अवतल का। तो कोई भी आदमी जब साइड वाला आईना लगाया है तो सब वस्तु को देखने के लिए, क्या वस्तु देखने के लिए, वो तो साइड में है ना, बाइक से देखेगा वहाँ गाड़ी आ रहा है, वो पीछे गाड़ी आ रहा है, वो पीछे गाड़ी आ रहा है, वो पीछे गाड़ी आ रहा है, इधर भी गाड़ी आ रहा है, सब मैंने देख बैठा लगा ड्राइवर है, हाँ इधर गाड़ी है, इधर गाड़ी है, अच्छा ठीक है ना। साइड में कहाँ और कारण बताते हैं, घोड़ा ही नहीं पैसे से। तो ये साइड बहुत दूर तक दिखाई देगा, मतलब साइड में किनारा में भी, रोड के किनारे में कोई आदमी खड़ा रहेगा, बाइक लगा दिखाएगा, हाँ पीछे रोड गाड़ी खड़ा है ना, अब बैके कर रहा है तो पीछे दिखाई देगा, हाँ पीछे आदमी सब उधर है, पीछे आराम से करेगा, है कि नहीं है। आई वाला रहेगा तो बस नजदीक वाला दिखाई देगा, बगल वाला दिखाई देगा, टिक्का टेढ़ा करेगा, ठोकर लग जाएगा किसी में। पोल रहेगा मान लीजिए खड़ा, रोड के किनारे पोल रहता है, अब बैक कोई गाड़ी कर रहा था तो पोलवा दिखाई नहीं देगा, सामने सामने खाली दिखाई देगा क्या, तो बैक के ना मारेगा, टिक्का नहीं मारेगा, बस पोल में टकरा जाएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये बड़का लगा कर रखते हैं, मैंने अवतल क्या कहते हैं उसको, उत्तल दर्पण लगा कर रखता है। क्या कहता है, उत्तल। उत्तल से फायदा क्या हो जाता है कि भैया उसको बहुत दूर तक देखने का जगह मिल गया। ये यहाँ पर पोल भी खड़ा रहेगा ना तो आराम से देख लेगा कि भैया यहाँ पे पोल है, मगर इसका यहाँ पे पोल रहेगा, दिखाई नहीं देगा उसको, है कि नहीं है। समझा, ये पोल वाले में दिखाई दे रहा है, मगर में पोल नहीं दिखाई देगा इसको, अभी वो क्या है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको लगाना नहीं चाहिए, तो यही लगाया जाता है। और एक फायदा और है, अवतल दर्पण में तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ज्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। तो इसमें जो गाड़ी देखेगा, जो दूर से गाड़ी आता रहेगा वो का दिखाई देगा चक्का ऊपर है और छतरी नीचे है, यानी पलट गया, गाड़ी पलट गया, है कि नहीं है। तो नजदीक में आएगा तो फिर सीधा हो जाएगा, तो ये कौन गाड़ी है रे, उल्टा चल रहा था अभी सीधा हो गया, अभी टायर ऊपर था आप बगल में आया, जैसे यहाँ पे आएगा फोकस के बगल में तो उसका पलट जाएगा, उसको दिखाई देगा उल्टा, तो भाई आदमी पगला जाएगा उसमें, है ना। इसीलिए ये दर्पण तो बिल्कुल लगा ही नहीं सकते, अवतल दर्पण उसमें साइड मिरर के रूप में कभी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये लगाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा उसमें, चक्का ऊपर और छतरी नीचे, सब उल्टा दिखाई देगा उसको। कोई भी बच्चा खा रहेगा तो पैर दिखाएगा, पैर ऊपर माथा नीचे, भैया इसमें चिंटू जी दिखाई देगा, ऐसे है ना। अब बताइए गाड़ी वाला कैसी साइड करेगा, वो पगला ही जाएगा, माथा घूमने लगेगा उसका, है कि नहीं है।
इसमें क्या है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, दूर है तैयो क्या नजदीक है तैयो, सब में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा बनता है। तो हम भाई पीछे देखेंगे तो सीधा ना देखेंगे कि उल्टा वाला के देखेंगे, बताइए। आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आपके पास मान लो कोई कारें है, आप कार को पीछे करने जा रहे हैं, तो आपके पिछला वाला आदमी से दिखाई देगा उल्टा, तो आपको काम करेगा दिमाग, नहीं काम करेगा, दिमागे समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे हो रहा है भैया। आइए रहेगा उल्टा, तो आराम से समझ में, हाँ भैया सीधा प्रतिबिंब है तो बढ़िया है। तो सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल में, इसीलिए साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। परीक्षा में पूछे हुआ था, याद कर लीजिए, परीक्षा में क्या पूछा था कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए जवाब लिखते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला कारण इसका यह है कि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और दूसरा कारण यह है कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो सीधा होता है, इसीलिए इसी का प्रयोग किया जाता है। हो गया, चल 2 नंबर मिला उसको, 2 नंबर मिल जाएगा। ये पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, तो 1 नंबर का सवाल होगा, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, 1 नंबर का सवाल होगा। मगर क्यों किया जाता है, ये 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। आज समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं ना, नाम क्लियर हो जाना चाहिए बात। ठीक, पहला कारण क्या है, बोलो क्या, उत्तल दर्पण का, और दूसरा कारण, हाँ इसमें सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधी बात। 2 पॉइंट लिखिएगा, 2 नंबर सीधे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला एक चीज और है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अब एक चीज इसका और है जो ज्यादातर नहीं पूछता, बट जान लीजिए, स्ट्रीट लाइट के रूप में 1 नंबर में पूछ जाता है। ये 2 नंबरी में क्या पूछ दिया होगा, 2 नंबरी में क्या पूछ दिया, देखिए अगला है स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात को समझिए, क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, स्ट्रीट लाइट के परावर्तकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। परावर्तक कैसे, भाई स्ट्रीट लाइट माने क्या, स्ट्रीट क्या होता है, स्ट्रीट माने होता है गली, क्या, गली कूची, गली समझते हैं, ये हम लोग गाँव में गली गली में घर होता है, गली गली में जाना है, तो गली गली मतलब क्या, वो गली होता है जिनका इलाका से टॉयलेट करने आता है, गली में जाकर टॉयलेट कर ले, गली का मतलब ये होता है सड़क, मतलब सड़क गली है ना। तो ये गली में जो लाइट होता है ना, पोल पर जो लाइट होता है, पोल पर लाइट नहीं लगा रहता है, अरे अपना गांव के नहीं लगल है, बढ़िया जो पंचायत में बढ़िया मुखिया सब है, वो लोग लगवाया हुआ रहता है, ऐसे है ना, ऐसा लाइट लगा रहता है, ठीक है ना। जो कहते हैं स्ट्रीट लाइट, गली में लगने वाला लाइट को क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट। तो इस लाइट में क्या होता है, इसमें भी लगाया था उत्तल दर्पण, क्या, उत्तल दर्पण का परावर्तक। देखो उत्तल दर्पण लगाएगा तो क्या, उत्तल दर्पण अगर लगा दिया है इनमें परावर्तक के रूप में ऐसे, तो इससे फायदा क्या होगा, अब प्रकाश इधरों फैल रहा है, सब तरफ फैल रहा है, प्रकाश सब जगह फैल रहा है, इधरों ये पूरा ऐसे लगल है ना दर्पण, पूरा यहाँ तक प्रकाश जा रहा है, पूरा फैल रहा है। इन्हें चिंटू पढ़ रहा है, इन्हें लड़का बैडमिंटन खेल रहा है, 2 है ना, कोई दिक्कत इससे नहीं है। लड़का से बैडमिंटन खेल रहा है, लड़का चिंटू किताब निकाल के बैठ के पढ़ियो रहा है, किताब निकाल के, है ना, सब लेखन लड़का सब है, ये है, ये मिंटू है, ये पढ़ियो रही है ना, आओ स्कूल चले हम, है ना, वो पढ़ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, बैडमिंटन लेके खेल रहा है, ये बैडमिंटन लेके खेल रहा है, ये ना, ये है कॉर्क, ऐसे है ना, मार रहा है, आ रहा समझ में। तो ये लाइट ज़्यादा रहेगा तो आराम से बढ़िया, तो लाइट लगवाया क्या लगे ताकि दूर तक जाए। अब मान लो कहीं अगर बकलोल्हा अगर होगा कोई लाइट वाला, वो क्या करेगा, ऐसे लाइट के रूप में अवतल दर्पण लगा देगा, क्या लगा देगा, अवतल दर्पण, तो ये छड़ा मारेगा सीधे यहाँ पे, ले छड़ा ही मारेगा। तो अब खाली चिंटू पढ़ने वाला पढ़ रहा है, ऐसा खाली बैडमिंटन खेल रहा था, करके दिखाई दे रहा है, कितने लोग पढ़ करे रात में, समझ में आ रहा है। तो ये इसीलिए स्टेट लाइट में क्या लगाता है, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत, दिमाग में सेट होना चाहिए एकदम। क्यों शोभ रहा, हम खाली तुमको पढ़ा नहीं रहे हैं, लो याद कर लो, हम तुमको कारण भी बता रहे हैं कि क्यों क्या आता है। तुमसे कल होके कोई आदमी पूछेगा कि एग्जाम में ही पूछ दिया, एग्जाम में आ जाएगा कि स्ट्रीट बताइए कि स्ट्रीट लाइट के रूप परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों, 2 नंबर का सवाल। तब उसका उत्तर लिखेंगे, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दैट्स ऑल। तो दिक्कत 2 नंबर मिल जाएगा सीधे फटाक से, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो फटाक देकर 1 नंबर मिल जाएगा। कहेगा स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा? अवतल मारा। अब ये अवतल मारा है। स्ट्रीट लाइट के रूप में अवतल मारिएगा। अब ये वो अवतल मार रहा है, तो बाद में कहीं मारेगा ये। अब तक समझा दिए कि अवतल वाला नहीं लगता है। तो ये देख रहे हैं उत्तल का प्रयोग पड़ रहा है, करा अवतल बकलोला सुतल है जरूर। रात में सूत के ना आता है करे, जब जग देखने जाता है जग मेला घूम के बेचारा से सुतल रहता है। अब आगा सब बाप मतारी इतना मेहनत करके पढ़ाएगा, ये आके यहाँ पे आएगा। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। ध्यान दो, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उस सब चीजों को हम जानेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए पहले हम चित्र बना लेते, लाइए। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। जब वस्तु को उत्तल दर्पण समझ लिए पहले, ये है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण का बनने वाला प्रतिबिंब जानने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह है प्रधान अक्ष। क्या है? यह है ध्रुव। क्या है? ये एम डैश क्या है? दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसे वस्तु को रखते हैं अनंत पर। क्या रखते हैं? अनंत पे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? समानांतर। समानांतर किरणें आती है, और जब समानांतर आएगी तो दर्पण के फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। जाएगी इधर, कहाँ जाएगी? इधर। जाती हुई प्रतीत होगी इधर, है ना। तो ये भी किरण आएगी और जाएगी इधर, इधर से आएगी इधर जाएगी, परंतु जाती हुई प्रतीत किधर होगी? इधर जाती हुई प्रतीत होगी। ये भी किरण आपतित आएगी इधर और जाएगी किधर? इधर, है ना। इधर से आएगी जाएगी उधर, परंतु इधर आती हुई प्रतीत होगी। ये भी इधर से आएगी ऐसे और ऐसे जाएगी और जाती हुई इधर कहाँ से? प्रतीत होगी, इधर जाती हुई। ओके, ये सब जाती हुई प्रतीत होती है, ओनली प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जो काल्पनिक होगा। मतलब क्या? उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, यानी फोकस पे बनता है। जो काल्पनिक होता है सीधा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है, ठीक है। चलिए यही होता है इसका। बनाने आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं? बनाने आया? ध्यान से समझिएगा। स्थिति नंबर 2, दर्पण ध्यान से देखिए। बनाते हुए अगर एक बार देख लोगे ना, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और आज ही जाके बना लो उसको तब, ठीक है ना। देखो कैसे। एक है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और वस्तु को कहां रखना है पता है तुमको? वस्तु को रखना है अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी। कहां रखना है? अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी। हमको दर्पण बनाने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम चांद ले लेते पहले। कहने जा रहे अब ठीक है। दर्पण बनाने के लिए हम थोड़ा सा सहारा ले लिए इसका। अरे भैया तू साथ रहना। हो गया तो हट बुआ। दर्पण है, ठीक है ना बुआ। दर्पण बनाने के लिए ऐसे ले लिए हैं ताकि तुमको सही से दिखाई दे, ठीक। कौन दर्पण बनाने जा रहे हैं? उत्तल दर्पण। चलो इसको रंग देते हैं। रंगना है ना? रंगने आता है ना? चलो रंग देते हैं। हम कौन रंग से रंग दे? करिया रंग से रंग देते हैं। ललका रंग से रंग देते। ललका रंग से रंग आता है। ये सब दर्पण देखो ना, ललका रंग से रंग आता है ना। ये देखो रंग दे। रंगना ठीक से ना तो प्रकाश में घुस जाएगा, है ना। अब है यहाँ पे एक ले लेते हैं क्या? प्रधान अक्ष। क्या लेते हैं? प्रधान अक्ष। ये है प्रधान अक्ष। ओके, प्रधान अक्ष ले लिए। इसमें अब हम ले लेते हैं क्या? इसका ये है क्या? इसका पी क्या है? ध्रुव। ये इसका फोकस इधर होता है, ठीक है ना। फोकस इधर हो गया, वक्रता केंद्र इधर हो गया, ठीक है ना। उसमें अवतल दर्पण में इधर होता है ना। इधर क्यों होता है? क्योंकि देखिए उधर उसका ऐसे रहता है ना, उसका अवतल दर्पण का ऐसे रहता है, ये उत्तल दर्पण का ऐसे, है ना।
तो इधर इसका वक्रता केंद्र इधर ना होगा, सेंटर इस सर्किल अगर होगा तो सेंटर इधर ना होगा, तो आधा करेंगे तो फोकस यही ना रहेगा, इधर थोड़ी ना आ जाएगा। ये गोला का पार्ट है, क्या है, गोला का पार्ट है। तो गोला का पार्ट है तो गोला का केंद्र यही लगा होगा कि इन्हें कार्य होगा, बताओ, इधर ना होगा, इसीलिए इधर कार्य फोकस है, ठीक है ना। अब इसमें वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और ध्रुव के बीच में तुम कहीं भी रख दो, कहीं भी। तो हम यहाँ पर रख दिए वस्तु को यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं वो। चलो एक वस्तु को खड़ा कर दिए यहाँ पे, ये हमारा वस्तु है जिसका नाम है क्या, ए बी। क्या नाम दे दिए, ए बी। अब हमको प्रकाश की किरण गुजारना है, तो एक प्रकाश की किरण ले लेंगे समानांतर, क्या लेंगे, समांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर जो जाएगी वो कहाँ से गुजरती है, बताइए, कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरेगी, है ना। तो ऐसे गया तो ये फोकस से गुजरेगा तो ना, ये में गुजरता हुआ प्रतीत। अब पेंट के पार थोड़ी ना करेगा वो, कोई भी प्रकाश पेंट के पार करेगा क्या, नहीं करेगा। ये तो यहाँ पे पेंट है, टकरा के फिर कहाँ जाएगी, इधर चल जाएगी, चली गई है, इधर जाती हुई क्या हुई, ओके, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। और एक किरण लेना है ऐसा जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कहाँ से, तो वक्रता केंद्र से गुजरने के लिए एक किरण हम ऐसे लिए, यहाँ से गया और टकरा के उधर भागेगा और वक्रता केंद्र से गुजरेगा, है ना। देख लीजिए कहाँ से गुजरा गया है, किरण और होगा ना जिसमें वक्रता केंद्र से गुजारा गया होगा, वक्रता केंद्र से गुजरा गया, है ना। तो एक किरण ऐसे लिया होगा, ऐसे यहाँ तक दिया होगा पूरा, यहाँ से दिया अधूरा, है ना। तो यहाँ से पूरा, यहाँ से अधूरा, पहले हम मिला लेते हैं, हो रहा है पूरा कि नहीं हो रहा है पूरा। ये ले लिए भैया, ये ले लिया पूरा गया, और यहाँ से जाएगा अधूरा, ये टिक 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 हो गया, कोई दिक्कत। और ये काटा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कटा, तो ये बन गया प्रतिबिंब, इसका परछाई बनेगा, और ये बन गया परछाई। कैसा बना है, तो ये जो रंग का चीज था वहीं पर बना है परछाई। ये है ए डैश बी डैश, ठीक है। जो सीधा है, क्या है, सीधा होगा तो क्या होगा, काल्पनिक। जो सीधा होता है क्या होता है, काल्पनिक। तो जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यही नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वस्तु को अनंत पर या ध्रुव के बीच रखा है, हाँ काल्पनिक छूटा हुआ है, ध्रुव के कहीं रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो काल्पनिक और सीधा बनता है, तो वस्तु से छूटी है। अच्छा वास्तविक बोल दिए थे, नहीं भैया वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तविक तो उल्टा होता है, क्या है, सीधा है तो क्या है, काल्पनिक। ऐसे फूलो में बुला गया होगा अलग बात है ना, मगर याद रखिए एक सीधा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। तो दिक्कत नहीं है, चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है 32-33 नंबर पॉइंट है। इससे पहले एक पॉइंट और था 31 जो दूसरा चैप्टर का था ना, तो ये पॉइंट नंबर आपका 33 है। क्या है, आवर्धन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवर्धन होता क्या है भैया। तो कहा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये होता है आपका, क्या होता है, आवर्धन। नोट, इसे संकेत में लिखा जाता है एम, तो इसीलिए एम बराबर फॉर्मूला हो गया एच डैश बटा एच। अर्थात कोई भी वस्तु, कोई दर्पण है तो और उसका प्रतिबिंब है जिसकी ऊंचाई है u, क्या है, एच, इसका ऊंचाई है h, क्या है, वस्तु की ऊंचाई क्या है h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई है h1, क्या ऊंचाई है इसका, h डैश, क्या है h डैश। तो आवर्धन कितना होगा, तो h डैश इतना बटा इतना। मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया 20, कितना दे दिया 20, और ये दे दिया 10, तो कितना आवर्धन निकालेंगे, तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा h डैश बटे h। तो h कितना हो गया, h डैश 20 बटा 10 बराबर कितना आ गया 2, यानी m 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो है ना दुगुना बड़का बना है। कितना बड़ा, दुगुना। तो हम लोग में बोलते हैं कि ए यहाँ 10 मीटर का रखे हैं तो वहाँ पे 20 मीटर बना, यानी दुगुना प्रतिबिंब बन गया है।
कितना हो गया? दुगुना। उसी को विज्ञान के भाषा में कहता है आवर्धन। क्या कहता है? आवर्धन। ये कोई बड़ा चीज नहीं है भयंकर, आवर्धन से देख के डर गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आवर्धन का मतलब होता है कितना गुना बड़ा है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान लो वही अगर ये 10 मीटर है, फिर दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, वो और लेते हैं एग्जाम्पल के तो जल्दी समझ में आता है ना। जैसे देखो एक दर्पण है, कौन दर्पण है ये अभी बताइए? इसमें वस्तु को हम रखें, मान लीजिए, हालांकि इसमें आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनता है, चलो हम दर्पण नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं, अवतल ले लेते हैं। ये कौन दर्पण है? इसमें वस्तु को हम रखे, यहाँ पर रखे वस्तु को, और इसका प्रतिबिंब जो है ना, इसका प्रतिबिंब जो है ना बन गया है यहाँ पे। ओके, तो वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बना है, तो ये रखे हैं 5 मीटर, ये हो गया है 30 मीटर का, ठीक है ना। तो h कितना है? h डैश कितना है? 30। तो चूंकि m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर h डैश बटे h। तो h डैश मतलब प्रतिबिंब कितना ऊंचाई है? 30 मीटर ऊंचा है। 30 बटे 5 क्या गुना बन गया? 6। आवर्धन हो गया 6, यानी 6 गुना बराबर है। तो हम तो ऐसा ही देख रहे हैं 5 6 30 नहीं, 5 6 30, 6 गुना बराबर बन गया आवर्धन। तो आवर्धन समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ। एक लिखा होता है, एक याद करना होता है। लिखा हुआ ये परिभाषा, ये प्रतिबिंब को ऊंचाई बटा वस्तु को ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, ये तो याद करना पड़ा। ये हो गया परिभाषा याद करना। दूसरा क्या? एक लिखा हुआ फार्मूला कि आवर्धन बराबर वस्तु को प्रतिबिंब को ऊंचाई बटा वस्तु को, ये फार्मूला हो गया। मगर बात लिखा हुआ और याद करने की नहीं होती है, बात होती है कि समझा कि नहीं समझा। सो बताओ, कोई तुमसे कहेगा कि आवर्धन बताओ तो डरोगे ना कि आवर्धन बाप रे क्या पूछ लिया गया है, तो बड़ा रहस्यमयी चीज है, जादुई चीज कोई होगा, ऐसा कोई बात नहीं ना है। क्या गुना बड़ा हो गया? आवर्धन का मतलब क्या गुना बड़ा है, सीधी बात है कि नहीं है? मैंने उसकी मैंने कितनी वृद्धि हुई है, क्या गुना वृद्धि हुआ है, ये ना बताना आवर्धन। दूसरा नंबर क्या है कि एक और परिभाषा है इसका बन जाता है, अभी तो हमने निकाल लिए कि भैया m बराबर जो फार्मूला होता है वो h डैश बटे h होता है। ओके, बट m बराबर एक और फार्मूला हो जाता है, वो कैसे निकलता है? तो वो कह रहा है क्या कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, परंतु इसमें माइनस साइन लग जाता है। क्या रहता है? माइनस साइन। तो m बराबर क्या हो जाता है? माइनस v/u। तो इसके कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को, क्या ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ऋणात्मक मान होना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस v/u हो गया। तो हो गया। अब इससे देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। एक तो हम लोग ये निकाल लिया फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला m बराबर क्या निकल गया? माइनस v/u। अब दोनों में हम देखते हैं क्या इसका LHS बराबर है ना? तो LHS बराबर था RHS भी बराबर, तो क्या होगा? इसीलिए हो जाएगा h डैश बटे h बराबर v बटे u। तो एक नया माइनस भी रहेगा। तो ये इससे फायदा क्या हो जाएगा? इसे क्यों हम निकाल लिए? इससे फायदा ये हो गया कि इसमें 4 चीज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, है ना? इसमें से 3 को दे देगा कोई तो नया निकल जाएगा, इसमें 3 को दे देगा तो आराम से एगो निकल जाएगा, ना निकलेगा? कोई 3 दे देगा, 3 को रख देंगे तो एगो निकल जाएगा, समीकरण सॉल्व करने का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? परंतु एक बात ध्यान रखिए कि आप इसका मतलब भी समझ लीजिए कि है क्या। ये h डैश इसे समझ में आ गया? अब आपको चारों चीज समझाया था, ध्यान दीजिए, चारों चीज समझाने जा रहे हैं आपको। इसके लिए और नया स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। चलिए, आवर्धन को समझने के लिए थोड़ा डिटेल से समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा। देखिए, एक दर्पण ले लेते हैं, आप लोग बताइएगा दर्पण कौन है? कौन दर्पण है? अभी कोई दर्पण? अब कौन बन रहा है दर्पण बताइए? जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक दर्पण के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? अच्छा, ये जो खींचे हैं ये क्या कहलाएगा इसका? और यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब बात ये आती है कि वस्तु को अगर हम रखते हैं तो एक वस्तु को अगर हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको तो हम समझते हैं कि सब होता है ना? मान लिया अभी हम कुछ नहीं समझते कि कहाँ पे क्या है, हम सीधे वस्तु को एगो रख दिए यहाँ पे, एक वस्तु को रखें, ओके, और इसका प्रतिबिंब जो है ना, सपोज डेट यहाँ पे नहीं रखते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन आ जाएगा, फिर हम वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना? वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, ओके, वस्तु को यहाँ पर रख दिए,
ओके। और ये वस्तु का ध्रुव जब यहाँ रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मिल गया हमको। ओके, ठीक है। तो आप पहले ये सब समझ लिए कि है क्या क्या चीज़ क्या होता है। पहले आप ये समझ लिए कि यू क्या होता है। यू होता है वस्तु की दूरी। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। यू माने वस्तु की दूरी, यानी कि दूरी कहाँ से नापते हैं हम लोग? ध्रुव से। ध्रुव से कितना दूर पर वस्तु है, यही दिखाता है ये यू, ठीक है ना। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, कितना दूरी पर बना है, ध्रुव से कितना दूर पर बना है, तो ये यहाँ से यहाँ बना है। इसको कहते हैं भी। क्या कहते हैं? भी। ये भी है, ठीक है। ये क्या है? भी है। अब वस्तु की ऊंचाई कितना था, इसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। और ये प्रतिबिंब जो बना है इसकी ऊंचाई कितना था, इसका था एच डैश। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में अक्सर बच्चों को नहीं आती रहती है कि कौन यू है कौन भी है ना। अरे बात समझ में आए कि नहीं आए, सो बताओ हमको। अब बात आ रही है कि एम बराबर जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, ये वो फॉर्मूला निकलता है क्या? एच डैश बटे एच, ये वो निकलता है, यानी इतना बटे इतना। ओके। और एक निकलता है एम बराबर फॉर्मूला क्या? इतना बटे इतना माइनस भी बाई यू। ये बातें दोनों फॉर्मूला निकल गया, दोनों का अर्थ भी आपको समझ में आ गया कि इसमें एम तो समझ गया आवर्धन, बट यही चीज़ समझ में आ रही। ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। और ये कहाँ पे है? तो यहाँ पर है। और ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे। ठीक है नहीं ना है? हैं? हम देंगे सवाल तो बना लोगे? चलो अब देखो सवाल हम देते तुमको बताते हैं। चलो तुम, ये कौन दर्पण है? ये क्या है? चलो एक वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ पे, एक वस्तु को यहाँ पर रख दिए। ओके, ध्यान दे, बनाने के लिए अब तुमको बोलना है, कॉपी कलम नहीं निकालना है, फिर देखते ही बता दोगे। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। ये क्या है? ध्रुव। वस्तु को यहाँ रखा गया है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है ना बना है, जो बना है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। ओके। वस्तु को यहाँ से दूरी रखा गया था, ये वस्तु है, ये भी वस्तु है। क्या है? ये भी वस्तु है। इसकी दूरी जो है ना टोटल थी 25 मीटर। और ये जो बना है वस्तु दूरी पर बना है, ये है 10 मीटर की दूरी पर। 10 मीटर नहीं, ठीक है, 8 मीटर की दूरी पर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम लोग बताना है तुमको कि भैया यू कितना है, भी कितना है, फिर बताना है तुमको कि भैया एच कितना है और एच डैश कितना है। क्या सबका जवाब देने तुमको आ जाएगा? आया कि नहीं आया, सब बता दो। अब बता, यू कितना है? यू क्या होता है? बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। क्या? तो वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है? वस्तु 8 पर रखल है। अरे वस्तु यहाँ पर है, ये प्रतिबिंब है, क्या होगा? दे अरे वस्तु कितना दूरी पर रखल है? तो 25 नहीं लिखेंगे, ध्रुव से बाईं तरफ है तो -25, बाईं तरफ का माइनस लिया जाता है 25 मीटर। भी कितना दूरी पर है? भी की दूरी कितना है? माने प्रतिबिंब की दूरी कितना है? ध्रुव से कितना दूर पर है? -8 मीटर। एच वस्तु की ऊंचाई कितनी है? +10 मीटर। क्यों? क्योंकि ऊपर है। एच डैश कितना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई -5 मीटर, क्योंकि नीचे है। अब तो चिन्ह परिपाटी में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है माइनस, क्या होता है प्लस। समझ में आ गया है कि नहीं आया? यही चीज़ सब समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल बनेगा तुमसे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल समझते हो? आंकिक प्रश्न कुछ होते हैं किताब में जो दिए रहते हैं, उसमें बहुत सारा दिया होगा, बनाना बोलते हैं, बनेगा ही नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो उससे सवाल बनने लगेगा तुमको सब। इसे तुमको समझा दिए, ठीक। चलो ये भी हो गया। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, बहुत ही आसान होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? कोई दर्पण है, खासकर दर्पण यहाँ पे हम कौन लेने वाले हैं? अवतल दर्पण। कौन दर्पण लेने वाले हैं? अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये है इसका क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष है और यहाँ पे इसका ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र
अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दूरी नापना है नापिए, परंतु नापना कहां से है? ध्रुव से। कहां से नापना है? ध्रुव से। तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला पॉइंट होता है ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। ध्रुव को क्या माना जाता है? मूल बिंदु। कोई भी दूरी नापेंगे ध्रुव से ही नापना है आपको, ठीक है। कोई वस्तु यहां पर है, कोई बात नहीं है, वस्तु यहां पर रखे हैं, इसका नाम दे दिए AB, नापिए। तो कोई बात नहीं, नापना, नापिए कितना दूरी पर है, तो हम नापे तो पता चला कि हमको ये 5 मीटर की दूरी पर है, कोई बात नहीं है, हो गया। तो 5 मीटर की दूरी नाप लिया है ना। दूसरी नंबर बात, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के कोई भी समानांतर आती है ना किरणें, वो सब ध्रुव से ही मापी जाती है, यहां से ही मापना पड़ेगा आपको। अगला, ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होता है। मतलब ध्रुव से जो बायां तरफ कोई भी चीज होगा, ध्रुव से बायां तरफ कोई भी चीज होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे 0 0 है, इधर माइनस वाला होता है, इधर क्या होता है? माइनस वाला। नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव। और इधर क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ध्रुव से दाहिना तरफ कोई भी दूरी लेंगे क्या होगा? पॉजिटिव। और ध्रुव से बायां तरफ कोई भी दूरी लेंगे क्या होगा? नेगेटिव। और ये है प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष से ऊपर लेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। और प्रधान अक्ष से नीचे होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। अब यहीं पर बच्चा गलती करता है, उसके दिमाग में ये आता है कि सर जी कहे थे ध्रुव से जो बायां तरफ होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो सर जी आप काला धनात्मक लिए हैं, बहु आता है, ये बात नहीं समझ रहे हैं। अरे एना आनी दूरी नापेंगे वो ना होगा एनानी में, ये तो हम ले रहे हैं ऊपर नीचे। क्या ले रहा है? ऊंचाई मापना है ना हमको, तो प्रधान अक्ष से माप रहे हैं। प्रधान अक्ष चाहे इन्हें रहे चाहे इन्हें रहे, ये प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा। क्लियर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर प्लस, ये प्लस में होगा, बस ये क्या होगा? माइनस में होगा। ये क्या होगा? माइनस में होगा। ये क्या होगा? माइनस में होगा। ये क्या होगा? प्लस में होगा। ये क्या होगा? प्लस में होगा। हाँ, अब ये क्या होगा? माइनस में। माइनस में ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? माइनस में। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर ये समझ गया ना? तो ये बात समझना पड़ता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया था हमेशा के लिए कि सर बताए थे ना, तो ये बात ध्यान रखिए कि हम ये बताए थे कि एना आनी दूरी नापना है ना, माने कि बायां दहिना बायां मापना है आपको, एने से एने नापना है, तो आपको नापना कहां से है? ध्रुव से। कहां से नापना है? ध्रुव से। कोई कह दिया यहां पर कोई वस्तु है 20 मीटर दूरी है, माइनस होगा कि प्लस होगा? बता दीजिए, इसका फोकस है, बताइए माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? उत्तल दर्पण का फोकस ये नहीं होता है, क्या होता है? मान लिए ये है, मान लिए 7, तो क्या होगा? ये 7 धनात्मक होगा, प्लस 7 होगा। क्या होगा? प्लस 7 मीटर। आई माइनस 20 मीटर होगा। समझ में आ गया? तो ये बात हो गया। और बातें समझ लीजिए। और बातें क्या समझना है कि ये दर्पण है, तो इसमें क्या हो गया? अगर कोई वस्तु है, ये है, यदि यह 15 मीटर ऊंचाई, तो बताइए ये प्लस में हुआ कि माइनस में? प्लस। दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, आप समझ लीजिए यहाँ का दर्पण है, तो ये प्लस में हुआ कि माइनस में? प्लस में होगा। तो एच क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा +15। क्या होगा? +15 मीटर। ठीक है। और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे बन गया, हालांकि ऐसा बनता नहीं है, इधर बनता है, यहाँ पे बन गया है। तो बताइए ये होगा इसका मान लीजिए ये है 12 मीटर। अब बताइए ये बिंब है, ई है बिंब, ये क्या है? बिंब। ये एच है और ये एच डैश है। क्या है? एच डैश। तो एच डैश कितना होगा बताइए? -12 मीटर होगा। ये माइनस में जुड़ेगा, माइनस में होगा इसका चिन्ह। क्यों? क्योंकि नीचे है। ठीक है ना? याद रहेगा? अच्छा, कोई वस्तु, अच्छा ये यहाँ से कितना दूरी पर है? मान लीजिए दूरी दे दिया है 5, क्या दिया है? 5 मीटर। अब बताओ इसको क्या कहते हैं? बिंब की दूरी को क्या कहते हैं? यू। यू क्या है बताओ? कितना मीटर होगा? +5 मीटर। कितना? +5 मीटर। और हाँ, प्लस नहीं होगा रे भैया, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से ना है, ध्रुव से बाएं तरफ है, तो क्या होगा? माइनस। और ये बताओ ई है मान लो 7 मीटर, तो बताओ 7 मीटर क्या है? तो भी है क्या? -7 मीटर है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो ये बातों को समझ लीजिए। प्लस माइनस सबको आ गया समझ में? हैं? कोई बता दीजिए ना, कोई पूछेगा तो। चलिए हम पूछते हैं, जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, अगर ये दर्पण है,
दर्पण हम बदल दिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ये है आपका फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र, और वस्तु को हम रख दिए हैं यहाँ, ये भी, और इसका प्रतिबिंब बन गया है यहाँ पे A' B', ये दिया है 10, ये दिया है 5 मीटर, ये दे दिया है 7 मीटर, और ये दे दिया है 8 मीटर। ओके क्लियर? जवाब देने के लिए तैयार हैं? चलिए बोलिए हुआ यू क्या होगा? यू क्या होता है? बीम की क्या होगा बताइए? बीम की दूरी कितना है? बोलिए, बीम की दूरी कितना है? कहाँ पे था? ये था। हाँ, कितना बीम की दूरी बताइए? बीम की दूरी ये है, कितना है? -7 मीटर। भी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? +8 मीटर, क्योंकि ध्रुव से ना लिए हैं। अच्छा, यहाँ ध्रुव है, ध्रुव तो यहाँ ही है, जानबे करते हैं। अच्छा, H कितना है? प्लस की माइनस है? प्लस ऊपर ना नाप रहा है, ऊपर क्या होता है? -10 मीटर। आप बीम की दूरी कितना है? H के ये तो ऊपर है तो प्लस है ना होगा 5 मीटर, समझ में आ गया? ऊपर है तो प्लस, ऊपर नापना है तो प्लस में, नीचे नापना है माइनस में, एने रहे चाहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एना नहीं मापना है तो एकरा से, ये ध्रुव है, ध्रुव से एने माइनस में, ध्रुव से एने प्लस में, सीधी बात है। तो आप देखिए, आप बताइए ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? याद करना पड़ेगा। अरे याद क्या करना पड़ेगा? ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस एने होता है तो माइनस में होगा। ये उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस एने होता है तो ये होगा प्लस में होगा। दिक्कत है? याद रहेगा ना? तो परीक्षा में कब पूछ चुका है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी समझ आएंगे नहीं, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये बात हमेशा गांठ मान लीजिए। ओके, तो ये सब हो गया। अब है बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं। तो हमारा चिन्ह परिपाटी पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है कि भाई एक नया चीज, वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? जब एक तिरछी प्रकाश की किरण, देखिए क्या कह रहा पहले, प्रकाश की किरण के क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन होता है। इसी क्रिया को या इसी घटना को इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा बोले तो क्या हुआ? मतलब समझते हैं। चलिए हम लोग देखिए, इसको बड़ा नहीं करते हैं, मतलब समझ लेते हैं। एक माध्यम है, इसमें है जल। क्या रखा हुआ है? जल। इसमें जल रखा हुआ है, यानी कि ये पानी है, और एक प्रकाश की किरण यहां से आती है। प्रकाश की किरण यहां से सूर्य से निकलती है, सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और जमीन पे ऐसे आ रही है, तिरछा आई। तो अभी जिस माध्यम से चल रही है वो माध्यम का नाम क्या है? माने किस माध्यम से आई है? माध्यम का नाम क्या है? वायु से आई है। वायु में है, हवा में। वायु माने क्या? हवा में। प्रकाश सूरज भगवान से निकल के धरती पे आ रहा है तो कहाँ से? वायु से ना आ रहा है। तो माध्यम क्या है? वायु। और वायु में आया, वायु से प्रकाश आया और कहाँ प्रवेश कर रहा है? जल में प्रवेश कर रहा है। तो जल में प्रवेश कर रहा है तो वो अब ऐसे जाना चाहिए था, मगर ऐसे नहीं जाके अब ऐसे जा रहा है। ये काहे ऐसा हो गया है? ये प्रकाश तो हम पढ़े थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
तो प्रकाश बेचारा यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे जा रहा था, तो अचानक ऐसे जाना चाहिए था ना उसको, है? तो फिर यहाँ पे काहे मुड़ गया है, इसे काहे नहीं गया, ऐसे काहे गया है, क्या कारण है कि ऐसे गया है, काहे मुड़ गया है वो? तो ये मुड़ गया है क्योंकि ये सघन माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। ये है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। आई है विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि वायु में प्रकाश की चाल जल से ज्यादा होती है, द्रव पदार्थ से ज्यादा होती है। पढ़े थे ना? प्रकाश की चाल अलग अलग में, ठोस में, द्रव में, गैस में, पढ़े थे ना? तो ये द्रव में जल की चाल जो है धीमी हो जाती है। क्या होती है? धीमी, क्योंकि इसमें कण नजदीक नजदीक है। देखो वायु का जो कण है वो दूर दूर है, ये वायु का कण है। क्या है? वायु का कण है। तो वायु का कण है तो ध्यान से समझिए, ये प्रकाश निकला आराम से चिड़ते हुए से खड़ाक से चला सीधे, ये सब बेचारा दूर दूर है, फटाक देकर चला आएंगे। आई में जैसे ही घुसा तो ये जल का कण है, और जल का कण कहते हैं हम नजदीक नजदीक है, तो जल के कण में नजदीक नजदीक है, तो एक क्या होगा, प्रकाश का वेग जो है ना, प्रकाश का जो वेग है वो कम जाएगा, प्रकाश की चाल जो है ना कम जाएगा। क्या होगा? प्रकाश की चाल कमेगा, तो कमेगा तो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो मुड़ जाएगा। क्लियर? जैसे ही ये वायु से फिर निकलेगा, फिर वायु जल से माने निकल गया, मान लीजिए जल यही तक था, ठीक है, जल से जैसे निकला तो फिर ये प्रकाश की किरण जो है ना ये ऐसे जाने वाली थी, नहीं जाएगी। अब जैसे हल्का पड़ गया इसको फिर तेज बढ़ा लेगी मन, फिर यही जाएगी, फिर वही जो किरण जाने वाली थी उसी में मिल जाएगी। मतलब समझ में आया? वो अपने आप रास्ता पकड़ ले, क्योंकि फिर ये क्या हो गया, वायु हो गया। क्या हो गया उसका? वायु हो गया। फिर वायु का माध्यम होगा तो फिर बदल जाएगा दिशा। ऐसा में माध्यम बदलेगा तो दिशा भी बदलेगा। फिलहाल में अभी नीचे का मत ध्यान दीजिए ज़्यादा आप, अभी फिलहाल इतने ध्यान दीजिए कि पहले किस में था, तो उसका वेग ज़्यादा था तो सीधे जा रहा था। जैसे ही अगला माध्यम में गया, किस माध्यम में गया? सघन माध्यम में गया, जल में गया, तो वहां पे उसका वेग घट गया, तो ये दिशा अपना बदल लिया। कोई दिक्कत किसी को? आने ना घर जाते हैं तो क्या कीजिए, पढ़िए उसको, ठीक है, याद रहेगा। फिर से याद करवा दे, फिर से देख लीजिए, दो बातें याद कर लीजिए फिर से एक बार, एक शॉर्ट आउट में। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? नहीं सुनिए, आपको सुनना है सिर्फ। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो दिमाग में सीधी बात रखिए। जब कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, इसका सुनना है, बोलना नहीं है। देखिए तो आप लोग करवाइए लेते हैं मेरा काम, फिर कट करना पड़ेगा। हम बताते हैं एक बार शॉर्ट में समझा। देखिए फिर से देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकलकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में था। और दूसरा नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा खास वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकली और ये सीधा नहीं जाकर ये थोड़ा इधर जाती, इधर नहीं जाके कहाँ चली गई, इधर से गुजर गई, तो हम कहेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। अब इसके दो नियम क्या थे? ये तो आप समझ ही गए हैं कि ये आई है किरण तो उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। गई है तो इधर क्या गया? अपवर्तित किरण। इस पे डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें नियम क्या निकला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण की जया, मतलब साइन आई, क्या? साइन आई बटा साइन आर, कोण आई लिख लिया, अब बटा साइन कोण आर, ये दोनों का होगा नियतांक होगा। नियतांक माने क्या होगा? फिक्स होगा। नियतांक, नियतांक, ओके, नियतांक होगा। कोई दिक्कत? यही होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग को जानना है अगला टॉपिक क्या, प्रकाश का सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। चलिए आप इस टॉपिक को पढ़ लिए, अभी जस्ट पढ़े थोड़े पहले। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। क्या करा है, सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझने के लिए पहले आपको पढ़ के समझाते हैं, फिर समझाते हैं चित्र के द्वारा, ठीक है ना।
प्रकाशतः सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जिसके कण बहुत नजदीक होते हैं उसे प्रकाश का चाल को सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसे प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं। वायु और जल में देखा जाए तो जल जो है ना सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। देखिए तब सीधी सी बात, देखिए एक वायु है और यहाँ पे जल है, इधर कार्य क्या है, जल है, ये पानी है। तो वायु और पानी में क्या अंतर है आपको समझ में सब बात आता है। अब बच्चे नहीं रह गए, आप लोग इतना बात तो समझ गए। चौथा पांचवा का बच्चा समझ आता है कि जल है, जल में कण क्या होता है, नजीक नजीक होता है। आप बचपन में भी पढ़े हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव में कण जो होते हैं नजीक नजीक होते हैं और वायु में कण जो होते हैं और क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो अब प्रकाश जब आएगा किरण तो इसमें फ्री होकर आया, आराम से रुकावट नहीं हुआ चला, और जैसे इसमें आया तो इसको रुकावट होना शुरू हो गया, रुकावट हो गया तो गति स्लो हो गया, थोड़ा धीरे धीरे मुड़ गया। तो इस प्रकार से इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया विरल माध्यम, क्या हो गया, विरल माध्यम। प्रकाश तब विरल माध्यम हो गया और ये हो गया सघन माध्यम। तो वायु कौन माध्यम है, विरल, क्या माध्यम है, विरल, और ये कौन माध्यम हो गया, सघन। जल क्या हो गया, सघन माध्यम है। अब थोड़ा सा मोड चेंज हो गया, अब चेंज क्या कर दिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अब हम चेंज कर दिए मॉडल थोड़ा सा, इसे समझ में आ गया। वायु क्या है, जल क्या है, अब क्या है, ये प्रकाश था और ये जल से गुजर रहा था, किससे गुजर रहा था, जल से आ रहा था। जल में है, पानी में आया और नीचे हम रखे हुए शीशा में गोंद रखे हुए, क्या रखे हुए, गोंद, क्या रखे हुए, गोंद रखे हुए हैं। और गोंद में क्या जानबे करते हैं कितना नजदीक नजदीक होता है ना। आप बताइए कि अब कौन सघन है और कौन विरल है। आप बताइए, ये है जल, क्या है, जल, और ये क्या है, गोंद। गोंद समझते हैं, इसे चपकाते हैं, कॉपी करते किताब है ना, गम, गम है, गम जिंदगी में है, गम खुशी का भी गम है ना। तो गम, ये गोंद है, ये जल है और गम है यानी गोंद है। तब बताइए अब कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। ये जल क्या हो गया, विरल माध्यम, ये क्या हो गया। अब एक बच्चा झगड़ा करे जाके किसी से, तो बता जल कथी है, सघन के माध्यम के विरल माध्यम, तरीका कहता है सघन माध्यम। तो सर जी गलती पढ़ा हुआ, हम तो पढ़े विरल माध्यम हो। अब बताइए पागल वाला सवाल है कि नहीं है, दू गोटा तो ना बताएगा कौन सघन कौन विरल है। अब सीधे कहा जल कौन माध्यम है, जो इस सवाल गलती है, इस सवाल गलती है। हाँ ये पूछो कि वायु और जल में कौन सघन माध्यम है, तो हम कहेंगे हाँ भैया जल सघन माध्यम है ना। जो है जल से भी तो घना होता है किसी में, गोंद में। आप फेविक्विक ले लेंगे तब नीचे रख दें फेविक्विक, लीजिए फेविक्विक में और में ही होता, ये क्या है, फेविक्विक। तो फेविक्विक और गाढ़ा होगा है ना। अब बताइए कौन ज्यादा होगा। तो अब ये विरल माध्यम नंबर 1 सघन था ना, घूम के घूम रहा है सघन, इस सघनों के बाप आ गया क्या, महासघन है ना। समझ रहे हैं ना, हर शेर का सवा शेर होता है ना। उसी प्रकार से खाली ये मत रखिए कि ये होता है ना, ये बात भी समझ लीजिए कि भैया यहाँ पे जल जो है ना, पहले वाला में देखे थे वायु जल में, तो उस जल क्या था, सघन माध्यम, यहाँ पे हो गया बेचारा विरल माध्यम। क्योंकि गोंद में आप पानी में कौन पतला है, पानी पतला है, तो पानी पतला है तो मतलब कि विरल माध्यम हो गया, और गोंद क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। कोई दिक्कत, ये सब बातें समझना पड़ता है। ये जो क्रोनिकल माइंड बनाइए, विज्ञान पढ़े, साइंस पढ़ने में बच्चा को दिमाग सुपर फास्ट चलना चाहिए है ना, ये सब बातों को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा समझाते हैं कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बना है, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरी पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए एक कांच का टुकड़ा, एक कांच था मेरा गोला ये था, और एक कांच का गोला हमारा ये था। देखिए एक कांच का गोला हमारा ये था, ये दोनों कांच का गोला था, ठीक है। दोनों गोला में से इसको काट दिए, ये वाला चीज काट कटा दिए, इसमें से ये काट कटा दिए यहां से, और ये काट कटा दिए यहां से, और इसमें क्या किए, इसको भी काट के हटा दिए, ओके, इसमें भी यहां से काट के हटा दिए। तो ये क्या बन गया, लेंस। क्या बन गया, लेंस। कैसे बना समझ में आ गया, लेंस कैसे बना समझ में आ गया, ये बन गया उत्तल लेंस। क्या बन गया, उत्तल लेंस। मतलब एक वाला जो हरा वाला था, एगो पीला वाला बना लिए थे, एगो पीला वाला भाग ये हो गया, हरा वाला हो गया, और एक क्या हो गया हमारा, पीला वाला हो गया। एगो पीला वाला हो गया, एगो हरा वाला, एगो पीला वाला। आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ऐसे होता नहीं है रियल में ऐसे। तो ये क्या हो गया, लेंस। कौन लेंस हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। लेंस जो होता है ना, पारदर्शी माध्यम हो गया।
कांच का टुकड़ा एनोस है, कांच का टुकड़ा एनोस सटा दिए तो बन गया। तो अब लेंस को सटाने का दो तरीका हो गया, एक तो इसका वाला ये पार्ट हो गया ये, और इसका वाला पार्ट हो गया ये, दोनों को सटा दीजिए तो क्या बन गया ये वही लेंस ही बन गया। और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, इसको इधर घुमा कर रख दिए, ऐसे घुमा कर रख दिए, ऐसे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो कि सटा कर रखे हैं हम, ऐसे रख दिए, आगे रख दिया ऐसे। तो ये दोनों जो है ना लेंस को बांटा गया दो भागों में, एक उत्तल लेंस, ये क्या बन गया उत्तल लेंस, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये रंगिएगा नहीं, लेंस है दर्पण नहीं है, इसको रंग दीजिएगा, कहिएगा चलो इधर से रंग देते हैं, रंगिएगा तो नहीं वो। ये उत्तल लेंस मतलब कांच का कोई चीज बना हुआ चीज है, ऐसे कांच है, क्या है कांच है, कांच समझते हैं शीशा कैसे बना हुआ चीज है कोई, है ना। तो ये हो गया उत्तल लेंस, क्या गया उत्तल, चश्मा उश्मा लगा रहता है। आई हो गया अवतल लेंस, एने से ऐसे है, एने से ऐसे, ये क्या हो गया अवतल लेंस, ठीक है ना, इसको कहते हैं अवतल। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो लेंस लेंस किसे कहते हैं, दो ज्यामितीय निश्चित सतहों से घिरी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, लेंस तो समझ में आ गया हमको, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, इसको समझ लीजिए। उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस का परिभाषा एकदम सिंपल होता है, जो किनारा पर पतला हो, किनारा एक किनारा है, क्या है किनारा, एक किनारा कैसा है पतला है कि नहीं है, बता तुम्हें, किनारा पर पतला है कि नहीं है, किनारा पर देख लो पतला है, आइलैंड पतला है, आइलैंड क्या बीच में मोटा है, किनारा पर पतला है ना। तो जो किनारा पर पतला बीच में मोटा उसको क्या कहते हैं उत्तल लेंस, क्या कहते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस में देखो, अवतल लेंस में क्या था, जो किनारा पर क्या हो किनारा मोटा बीच में क्या हो पतला हो, उसको कहते हैं अवतल लेंस। तो कोई आदमी अनरो आदमी को दे देंगे ना छूने के लिए तो वो भी देख लेगा, हाँ हाँ ऐसे ऊपर पतला है, नीचे पतला है, बीच में मोटा है, हाँ उत्तल लेंस है। आ देखेगा चूंकि ऊपर मोटा है, नीचे बीच में पतला, फिर मोटा है, तो समझ गया अवतल लेंस है। क्या है अवतल। कोई अंधो आदमी बता सकता है, नहीं बता सकता है, इसके लिए भी दिमाग मन थोड़ा दिमाग में समझ में आ गया, आँख की जरूरत में नहीं देखने, बिना अंधा आदमी बता सकता है कि भैया कैसे है ना। चलिए इसका उपाय, आँख को ठीक करने के लिए भी क्या आता है, चलिए आपका कौन ठीक करने के लिए क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग, दृष्टि मानव नेत्र पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कौन लेंस का उपयोग किसके लिए क्या आता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब समझ लीजिए क्या कि लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो काहे होता है, क्या कारण है कि दो फोकस होता है भैया। दर्पण में तो हम लोग पढ़ते थे एक ही फोकस है, लेकिन दर्पण में लेंस में अंतर है। इसमें ये है प्रकाशीय केंद्र, इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। एगो इधर वाला गोला होगा ना इसका, तो इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी फोकस होगा, तो F1 हो गया, इसका C1 हो गया, F1 हो गया। इधर वाला भी तो गोला होगा, इसका भी तो केंद्र होगा, इसका भी तो फोकस होगा, तो C2 हो गया, F2 हो गया। आया, इसीलिए दो वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि दो गोला पर मिल के बना है ना। दर्पण में तो एक गोला से बन जाता है, तो दर्पण में क्या को फोकस होता है, एक गो। लेंस में क्या को फोकस होता है, दो गो, एगो एने कारी गोला के फोकस, एगो एने कारी गोला के फोकस। में वक्रता केंद्र क्या होता है, एक गो, में दो गो, एगो एने वाला एगो एने वाला। में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दो गो, एगो एने वाला एगो एने वाला, में एक होता है। समझ में आ गया ना, अंतर समझ में आया कि नहीं आया।